तो आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के 28 साल बाद आज बड़ा फैसला आने वाला है। सीबीआई की विशेष अदालत थोड़ी ही देर में फैसला सुनाएगी। विनय कटियार, चंपत राय, रामविलास वेदांती और साध्वी ऋतंभरा समेत कई आरोपी सीबीआई कोर्ट में इस वक्त मौजूद है और कुछ ही देर में इस पर फैसला आना भी शुरू हो जाएगा। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि लखनऊ से, अनामिका हमारे साथ लखनऊ से, विशाल मिश्रा जो हैं आरएसएस चिंतक हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवम त्यागी नेता बीजेपी हमारे साथ है और हम आपको बता दें कि इकबाल अंसारी साहब भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ, इकबाल अंसारी साहब, आप इस पूरे मामले में फैसला आना है, आपने कहा है कि सबको ये मंजूर होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम इसमें है। लगता है इकबाल अंसारी साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शिवम के पास ही चलेंगे। शिवम, चूंकि ये मामला और ज्यादा हाई प्रोफाइल इसलिए हो जाता है, एक तो बाबरी विध्वंस का मामला, ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसमें कई ऐसे बड़े नाम जिसमें लालकृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी हैं, उमा भारती हैं, साध्वी ऋतंभरा हैं, ये तमाम नाम बीजेपी से जुड़े हुए हैं, एक बड़े नाम है। आज इन पर फैसला आना है। देखिए, मुझे लगता है कि कोर्ट शायद इस मुकदमे को या किसी भी मुकदमे को इस तरह से नहीं देखता। कोर्ट का अपना एक मेरिट के आधार पर तमाम चीजों को फैसला लिया जाता है, चाहे उसमें कोई बहुत बड़े नेता हो और चाहे आम नागरिक। मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है और खास तौर पर अगर मैं बात करूं जिस तरह से न्याय व्यवस्था है और जिस तरह से एक ढांचागत नीति है, उसके तहत जितने भी आरोपी उसमें फिलहाल हैं जो बड़े नेता हैं, मेरा मानना है कि उस पूरी मेरिट पर देखने के बाद सीबीआई ने जितने भी साक्ष्य जुटाए हैं, विशेष अदालत उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए फैसला प्रोक्योर करना ऑलरेडी शुरू कर दिया था, काफी टाइम हो चुका है, तो वो कोई भी चीज उस पर नहीं देखी गई होगी। सिर्फ यही देखा गया होगा कि उस समय तमाम तरह की चीजें, तमाम नेता कहां पर थे, साक्ष्य सबूत क्या थे और उन सबके आधार पर फैसला सुनाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि फैसला बेहतर आना चाहिए और सभी के पक्ष में आना चाहिए, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मामला चाहे जो भी हो, जैसा कि इकबाल अंसारी जी ने कहा कि हाँ अब खत्म होना चाहिए, पहले राम मंदिर का जो विवाद था वो भी, मैं तो कहता हूँ हाँ, इस देश में जितने भी बड़े मुद्दे हैं बिल्कुल समाप्त होने चाहिए, जितनी जल्दी समाप्त हो उतना बेहतर है। जैसे कि राम मंदिर का मसला था, वो जल्दी से निस्तारण बहुत समय बाद हुआ, लेकिन चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त है। इसके बाद ये भी आने वाले समय में आज ये भी, इसका भी निपटारा हो जाएगा। इसके अलावा तमाम तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी निपटाए हैं, चाहे वो 370 हो, चाहे वो 3 तलाक हो। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जब तक अपना पूरा बैकलॉग कवर नहीं करेगा, यानी कि जितने भी बड़े बड़े फैसले हैं जो इस देश में मतलब एक तरह से डिवाइड पैदा करते हैं, जैसे जितनी जल्दी वो खत्म हो जाए, जितनी जल्दी उनका निस्तारण कर दिया जाए संवैधानिक ठीक है शिवम, नजरिए के, ठीक है, ठीक है। इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे ऋषभ का, जो लखनऊ में मौजूद हैं, सीबीआई कोर्ट के बाहर मौजूद है और सुनवाई शुरू हो चुकी है कि नहीं। ऋषभ, सुनवाई शुरू हो गई है? चलिए, लगता है ऋषभ से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारी जानकारियां भी निकालनी है, इसलिए लगातार हमारे संवाददाता भी लगे हुए हैं इसमें। विशाल मिश्रा जी, अगर इस पूरे प्रकरण की बात की जाए, हमने देखा कि पहले शुरुआती तौर पर यह कहा गया कि वहां पर मंदिर थी, फिर मस्जिद बना दिया गया और मस्जिद को फिर किस तरह से डिमोलिश किया गया, ये तमाम बातें निकलकर सामने आई। अब जबकि फैसला आना है तो बहुत सारे नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया इसमें दी है। जो आरोपी थी उन्होंने कहा कि जो भी इस पर फैसला आएगा वो उन्हें मान्य होगा और वो सजा के लिए तैयार हैं। देखिए, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है कोर्ट परिसर के बाहर, और कोर्ट परिसर के बाहर का जो नज़ारा है, पहले मैं आपको वो दिखा दूं। सन्नाटा भी है, साथ ही साथ पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है और शायद यही वजह है कि पूरे शहर में आज जो रूट डाइवर्जन है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोर्ट की तरफ जो भी रास्ते मुड़ रहे हैं, इसमें आज आम लोगों को आने की इजाज़त नहीं है। कोर्ट ज़्यादा खलबली बाहर भी जो आसपास के जिले हैं वहां पर पुलिस की जो मुस्तैदी अब साफ तौर पर देखी जा सकती है। अगर परिसर के अंदर की बात करूं इस समय, तो लगभग जिनको भी आज हाजिर होना था कोर्ट के अंदर वो पहुंच चुके हैं। हालांकि कुछ लोग और ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, वहां पर क्या देख पा रहे हैं? कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुकी है? जी देखिए, बिल्कुल कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, सतीश प्रधान, महंत नृत्य गोपाल दास अभी तक पेश नहीं हुए हैं। माना जा रहा है कि वो कोर्ट में नहीं आएंगे। हालांकि अभी तक उनके वकीलों की ओर से हाजिर माफी अर्जी नहीं दी गई है, लेकिन कुछ ही देर में उनके वकीलों की ओर से हाजिर माफी अर्जी दी जाएगी
तभी तय होगा कि क्या ये बिल्कुल ऋषभ, सभी यहाँ पर आरोपी रुकना वीडियो। हम आपको चाहेंगे। एक खबर हम आपको बता दें, जज पहुंच चुके हैं, अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं, उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। तो जिस तरह से बाबरी विध्वंस का पूरा मामला था, उस पर फैसला अब जज ने पढ़ना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक अब इसमें फैसले आने शुरू होंगे। ऋषभ, आप कुछ बता रहे थे। तो किसी भी वक्त अब फैसला चूंकि पढ़ना शुरू हो गया है, तो जो भी लोग इसमें आरोपी हैं उनके लिए सजा का ऐलान भी शुरू हो गया है। ऋषभ, क्या बता रहे थे आप? जी, मैं ये कह रहा था कि कुछ अभियुक्त ऐसे हैं जिनके वकीलों की ओर से एक जमानत की अर्जी पहले से दे दी गई है। अगर उनको आरोपी उनको दोषी साबित किया जाता है, दोषी बनाया जाता है, तो वो जमानत अर्जी दाखिल करके अपने मुवक्किल की बचत करने में कामयाब हो सकें। तो ऋषभ, क्या इसमें कुछ है कि हाँ ठीक है, इतने साल से कम की सजा होगी तो जमानत मिलेगी, अगर इससे ज्यादा 3 साल से सजा ज्यादा होगी तो फिर जमानत नहीं मिल पाएगी? इसमें किस तरह का प्रावधान है, जो धाराएं लगाई गई हैं? देखिए, सिर्फ 7 साल से ऊपर की अगर आपको सजा होती है या 7 साल से जैसा कोई सजा का मामला होता है तो उसमें तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। हाँ, इसमें जो मामला है उसमें कुछ आरोपियों के ऊपर डकैती की धारा जो 395 लगी है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि जब भी किसी आरोपी को दोषी करार दिया जाता है तो दोषी करार देने के साथ ही कोर्ट उनको हिरासत में ले लेती है। अब ये कोर्ट का विवेक है कि अगर उसी वक्त दोषी करार दिए जाने के बाद भी अगर उनके वकीलों की ओर से जमानत की अर्जी दी जाती है तो कोर्ट उसे स्वीकार करता है या नहीं करता है, ये कोर्ट के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल ऋषभ, यानी इसको इस तरह से समझे कि आज पहले दोषी करार दिया जाएगा, फिर हो सकता है कि अगली तारीख पड़े तो सजा का ऐलान हो, पहले दोषी करार था, और इसी को लेकर ये पूरी कवायद है कि पहले से एंटीसिपेटरी बेल वहां पर दाखिल कर दी गई है। देखिए, दोषी भी आज ही किया जाएगा और सजा भी आज ही सुनाई जाएगी। चूंकि एसके यादव का आज रिटायरमेंट है तो ये मान के चलिए दोषी भी आज ही सबको बनाया जाएगा जिनको बनाना होगा, और उनको सजा भी आज ही सुनाई दी जाएगी। अब ये प्रावधान है कि जैसे ही किसी को दोषी बनाया जाता है, करार दिया जाता है, कोर्ट उसको तुरंत हिरासत में ले लेती है। अब ये बात अलग है कि उनको जैसे ही हिरासत में लिया जाता है, उनके वकीलों की ओर से जमानत अर्जी दाखिल होती है तो कोर्ट उसके स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। तो इसमें कितना वक्त लगेगा, इस पर कितना वक्त लग सकता है ऋषभ? देखिए, सबसे पहले तो हमें इंतजार करना होगा किसको किसको दोषी करार दिया गया है, किसको क्या क्या सजा दी गई है। जब कोर्ट एक बार ये फैसला दे देगी उसके बाद जमानत अर्जी दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ठीक है ऋषभ, आप हमारे साथ बने रहिए। पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ मुरली मनोहर जोशी के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं। पवन, चूंकि आज मुरली मनोहर जोशी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रहे हैं, कोर्ट वो नहीं पहुंचे हैं, क्या खबर वहां से मिल रही है? जी, आपको बताना चाहूँगा कि ये आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के लिए। इस समय मुरली मनोहर जोशी के आवास के बाहर खड़े हुए हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ मीडिया का जमावड़ा है, अंदर कुछ ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। सुबह जब मुरली मनोहर जोशी से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं पहले अपनी नित्य क्रिया करूँगा, उसके बाद मैं पूजा करूँगा, पूजा करने के बाद में कोर्ट की प्रक्रिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होऊंगा। तो अभी जो प्रक्रिया है कोर्ट की उसमें शामिल हो रहे हैं। शामिल होने के बाद जिस तरह से फैसला जो आगे आएगा उसके हिसाब से उनकी प्रतिक्रिया रहने वाली है। लेकिन ये एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है मुरली मनोहर जोशी की अगर बात करें तो, क्योंकि अगर आपको याद हो तो आपको बताना चाहूँगा कि जब इनकी कोरोना काल के दौरान ही इस पूरे मामले को लेकर जब सुनवाई हो रही थी और जब इनको पेशी इनकी होनी थी तो खुद बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम जो भूपेंद्र यादव जो इस मामले में वकील भी रहे, तो इन सब ने मुरली मनोहर जोशी हों, आडवाणी जो हों, इन सबसे मुलाकात की थी और पूरी तरह ब्रीफ किया था कि कौन कौन वकील इनके रहने वाले हैं, किस तरह से इनको मामले में आगे बढ़ना है। तो पूरी तरह से पार्टी हमेशा से साथ रही है और ये बहुत बड़ा दिन है इन सभी बड़े नेताओं के लिए। बिल्कुल। और पवन, सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम बीजेपी के नेता, उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी, क्योंकि ये बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े नेता है बीजेपी से जुड़े हुए, तो उनसे किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आप लोगों को मिली है?
देखिए, मैं वही आपको बता रहा था कि अभी तक सब लोग चुप हैं। हालांकि 2 दिन पहले उमा भारती ने ट्वीट करके जानकारी दी कि जो भी फैसला होगा वो उसके साथ जाएंगी, जमानत नहीं लेंगी। लेकिन इनके अलावा जो चाहे मुरली मनोहर जोशी की बात करें या आडवाणी की बात करें, उनकी तरफ से कभी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। उनका यही कहना है कि पहले कोर्ट की जो भी फैसला कोर्ट का आएगा उसके बाद में उसके आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। तो अभी तक ज़्यादातर लोग जो हैं, सभी जो नेतागण जो हैं बीजेपी के, वो इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का। जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। चलिए, आप पवन बने रहिए, लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जज ने अब फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और पहले दोषी करार दिया जाएगा, उसके बाद सजा का ऐलान होगा। और इसको लेकर जो तमाम वकील हैं वो भी अपने अपने वकीलों के लिए उन्होंने जमानत अर्जी भी लगाई है। अब देखना होगा कोर्ट इसे मंजूर करता है या फिर किस तरह से आगे करता है, लेकिन प्रोसीडिंग जो है कोर्ट की वो शुरू हो गई है। और हम आपको बताते हैं 6 ऐसे आरोपी हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं एक एक अपडेट सीबीआई कोर्ट के अंदर की कि किस तरह से जज ने अब फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। जज सिर्फ सारांश पढ़ेंगे और इसमें जो बड़े नाम हैं मुरली मनोहर जोशी या फिर लालकृष्ण आडवाणी, इसके अलावा और भी बहुत तमाम नेता हैं। 32 में से 26 आरोपी इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं और लगातार फैसला अब पढ़ना शुरू हो चुका है। ऋषभ, क्या जानकारी मिल रही है अंदर से? देखिए, जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और अभी बताने कौन कौन कितना दोषी है और किसको क्या सजा मिलने वाली। कुछ मिनट और लगेंगे जब जज साहब पूरा फैसला पढ़ेंगे, उसके बाद तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। बिल्कुल। और पवन भी चूंकि हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, आप मुरली मनोहर जोशी के घर में, उन्होंने कहा कि अभी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, फैसला आने का इंतजार किया जाएगा, जो फैसला होगा वो देखा जाएगा। लेकिन फिर भी इससे पहले कभी उनसे बातचीत हुई हो? क्योंकि 2 सितंबर से फैसला लिखना शुरू हो चुका था और ये पता था कि अब ये बहुत जल्द इस पर फैसला आने वाला है। 28 साल का लंबा इंतजार था जो खत्म हो रहा है। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि राम मंदिर हमेशा से बीजेपी की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। जब से 1989 से बीजेपी ने राम मंदिर संकल्प का मुद्दा दोहराया, तो उन्होंने वहीं से जो उनका अधिवेशन था उससे लेकर बीजेपी लेके 4 सीट से लेकर आज सत्ता में काबिज हुई थी। तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। कुछ दिन पहले अभी राम मंदिर को लेकर फैसला आया, वहीं बाबरी विध्वंस को लेकर आज फैसला आना बाकी है। तो तमाम ये हमेशा राम मंदिर से जुड़ा मुद्दा ऐसा रहा है कि बीजेपी शुरू से इस पर बहुत संवेदनशील होकर आगे बढ़ी है और भगवान राम के मंदिर को हमेशा उन्होंने प्रायोरिटी दी है। चाहे रथ यात्रा की आडवाणी जी की बात हो या मुरली मनोहर जोशी की बात हो या बाबरी मस्जिद विध्वंस की बात हो, हमेशा से बीजेपी राम मंदिर को मुद्दे को आगे रखती आई है और उसी का फायदा उनको अपनी राजनीति में देखने को भी मिला था। तो जब भी इस मामले को लेकर हमारी तमाम नेताओं से बात होती थी तो उनका कहना यही था कि राम के नाम पर जो भी फैसला आएगा वो उस फैसले को सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हैं। हालांकि जब कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई थी, इस पूरे मामले में जब पेशी हुई थी, उनके बयान हुए थे, तो चाहे मुरली मनोहर जोशी हो या लालकृष्ण आडवाणी हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो किसी भी तरह के षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। जिस तरह से उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो राजनीति से प्रेरित थे, वो बाबरी विध्वंस मामले में षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। तो उनका यही कहना है। हालांकि अब फाइनल फैसले का इंतजार किया जा रहा है और जो फैसला होगा उसके बाद में आगे का कदम उठाया जाएगा। बिल्कुल। तो खबर आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत में जज बैठ चुके हैं। जज एसके यादव ने पढ़ना शुरू कर दिया है, फैसले की कॉपी पढ़नी शुरू कर दिया। और बता दें आपको कि सिर्फ सारांश वो पढ़ेंगे। इसमें 32 में से 26 आरोपी इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं, 6 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़ रहे हैं और करीब 2000 पन्ने का यह फैसला हो सकता है। इसलिए सारांश पढ़ने की बात हो रही है कि जज सिर्फ फैसले का सारांश पढ़ेंगे। कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा, दोषी करार दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो आरोपी हैं उनको पहले दोषी करार दिया जाएगा और फिर बाद में सजा का ऐलान किया जाएगा। किन किन धाराओं में, क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज है। अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। ऋषभ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो और इस वक्त